So now today we will start a very important chapter, vector algebra. ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशंस ये 3D ये दोनों आपस में कनेक्टेड चैप्टर्स हैं. तो बेसिकली देखिए, ध्यान से देखिए, डेली रूटीन में दो पैरामीटर्स हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में. एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शंस की भी बात करते हैं. तो स्केलर्स क्वांटिटी, स्केलर्स, ठीक है, विच कंटेन only magnitude, ठीक है. और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स which contains magnitude and direction also. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, कोई सेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है और साथ में डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, है ना. जैसे अगर हम किसी की हाइट पूछते हैं ना, तो 5 फीट और 5 इंच, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो, जैसे किसी को अपनी हाइट बताना है तो ये नहीं बोलेगा किस डायरेक्शन में, किसी को अपना मास बताना है, वेट बताना है, तो वो ये नहीं बोलेगा किस डायरेक्शन में, ठीक है. लेकिन अगर आपको फोर्स लगाना है, सपोज देखिए यहाँ पे ये चौक रखा है, अभी इसको मुझे यहाँ से डिस्प्लेस करना है फ्रॉम ए टू बी, एक इनिशियल पॉइंट से पोजीशन फाइनल पॉइंट पे लेके जाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा. तो कुछ क्वांटिटीज होती है जिसमें ओनली लेंथ कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन हैज नो इंपॉर्टेंट रोल प्ले हियर. और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो देखो, कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती है जिससे सबसे पहले होता है लेंथ, ठीक है, फिर मास. तो जब भी हम लेंथ की बात करते हैं, जैसे सपोज ये चौक मैंने लिया, तो इसकी लेंथ मैंने कितनी कंसीडर कर दी, 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर हम ये नहीं बोलेंगे कि इधर से उधर या उधर से इधर, लेफ्ट से राइट. 1 सेंटीमीटर सिर्फ लेंथ रिप्रेजेंट करता है, यानी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. वो कैसे भी आए, लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है. एरिया, जब आपको एरिया निकालना है किसी का भी, विच इज अ 2 डायमेंशनल, लेंथ इंटू विड्थ, तो आप सिर्फ ऐसे करिए, लेंथ इंटू विड्थ करिए. ये थोड़ा है कि नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, ऐसा नहीं, सिर्फ एरिया. फिर क्या होता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, LBH, ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है. उसके बाद टाइम, ठीक है, जैसे टाइम आप बोलते हैं 2 o'clock, तो ये थोड़ा ना बोलते हैं A to B, B to A या नॉर्थ टू ईस्ट, या कोई डायरेक्शन थोड़ा ना देते हैं. उसके बाद वर्थ, ठीक है, देन रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हैं, स्केलर्स हैं. रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, टेम्परेचर, जो डिग्री सेंटीग्रेड और ये सब बोलते हैं टेम्परेचर. उसके बाद स्पीड, ठीक है, देन डेंसिटी. अच्छा, जो चार्ज होता है कूलम में बोलते हैं हम लोग, वो भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी. और हाँ, यस, मनी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना. एक जगह से दूसरी जगह आती जरूर है, जाती जरूर है, पर डायरेक्शन नहीं है. और कोई क्वांटिटीज, अच्छा देखिए, अच्छा वेक्टर्स क्वांटिटी में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, फोर्स, है ना. क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स. फिर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, इसमें एक और होता है, स्पीड हमने ले लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट. फिर आता है एक्सीलरेशन, डेंसिटी, है ना. डेंसिटी क्या होती है, स्केलर होती है या स्केलर होती है ना. और इसमें क्या आएगा, चार्ज इंटेंसिटी, है ना. चार्ज इंटेंसिटी, मोमेंटम भी तो होता है ना. तो ये सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज. समझ में आ गया. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स जिसमें डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो एज वेल एज मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज. अब देखिए, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, इसका डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है और इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट.
राइट। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, यहाँ ले लिया दूसरा पॉइंट, और इसको इस तरह से हमने लोकेट कर दिया। तो ए से लेकर बी तक का जो ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यदि हम सिर्फ लाइन की बात करें, सिर्फ लाइन की बात करें, आप इस तरह से ले रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, सिर्फ लाइन की बात करें हम, तो लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट ये भी क्या है, स्केलर। लेकिन अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लें हम, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने कंसीडर कर लिया ए टू बी। ए क्या कहलाएगा, इसका इनिशियल पॉइंट, एंड बी इज कॉल्ड द इट्स अ फाइनल पॉइंट और द टर्मिनल पॉइंट। सो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को, एंड विच इज रिटन एज ए बी वेक्टर, है ना। अब इसमें देखो दो चीज हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड जिसको आप बोलते हैं लेंथ यानी सिंपली क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे आप लोग इस तरह से, ए बी वेक्टर और फिर उसका मॉड, या सिंपली ए बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ऑब्वियसली दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। यदि आप ऐसे लिखते हैं इस तरह से और लेस देन 0, तो इसका कोई सेंस नहीं है। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ए टू बी। ए इनिशियल पॉइंट से कहाँ जा रही है, टर्मिनल पॉइंट पे, एंड ऑब्वियसली ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से क्या रिप्रेजेंट होता है, माइनस का बी ए वेक्टर। तो अगर आप ए बी वेक्टर लिखते हैं तो ये जो एरो है ना, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन को, और सिर्फ इतना सा पार्ट आप लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है इसकी लेंथ को, यानी दोनों चीज इस सिंबल के अंदर कंटेन है। दिस पार्ट इज कंटेन द डिस्टेंस ए बी यानी ये क्या है, लेंथ, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट्स के बीच की क्या है, ये डिस्टेंस है। और ये एरो रिप्रेजेंट करती है ए से बी की तरफ मूवमेंट, यानी इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी की तरफ क्या कर रहा है, ये हाँ डायरेक्टेड है, ये इसकी डायरेक्शन। यदि मैं ए टू बी जा रही हूं तो मैं लिखूंगी ए बी वेक्टर, और अगर हम बी टू ए जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, बी ए वेक्टर। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी है, स्केलर्स, और ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर्स होती है, कौन सी आपको वेक्टर्स होती है। इन सब की क्या है, यूनिट भी होती है। जैसे एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम होता है, क्यूब है, टाइम सेकंड में लेते हैं, हार में लेते हैं आप लोग, वर्क है तो वर्क में, है ना, कितना लेते हैं आप लोग, F.ds, है ना, वर्क लेते हैं आप न्यूटन। और ये रेजिस्टेंस सबका, टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड, इन सब की क्या होती है, यूनिट होती है, डायमेंशंस होती है। तो ये एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि एक नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर रिप्रेजेंट करती है एंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करती है। ये 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर मैंने ये बताया इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर बेसिकली क्या होती है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है विच मूव्स फ्रॉम ए टू बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होती है, यानी पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करता। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन सेगमेंट को, और उन दो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इसका क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। और जिस डायरेक्शन में जा रहा है इनिशियल टू फाइनल, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है ए टू बी। इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। और अगर आप माइनस का ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में एक रिलेशन लेना चाहते हैं तो ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, नेगेटिव से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, और इसको पीवी भी बोलते हैं, यानी वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां देखिए, ये सपोज क्या है, यहाँ पे मैंने 0 0 0 ले लिया, 3 डायमेंशनल है, ऐसे भी ले लो, अभी जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे क्या है, एक पी पॉइंट ले लिया, तो जिसका इनिशियल पॉइंट तो क्या हो, ओरिजिन हो, और टर्मिनल यानी फाइनल पॉइंट क्या हो, XYZ।
इस तरह से। अच्छा, जब आप 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, 3D बनाते हैं, तो ये P पॉइंट क्या है, हवा के अंदर, ये बोर्ड में नहीं है। बोर्ड पे होगा तो सिर्फ क्या होगा, इसका डायमेंशन, इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, ओनली x, y। तो जिसका इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन हो और टर्मिनल पॉइंट आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, x, y, z। तो OP वेक्टर, ये लाइन सेगमेंट हो गया। OP वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने क्या लेना है, x, y, z। और इसको हम लोग ना r वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आप ऐसे ले लो, ये इस तरह से मैंने लिया, तो ओरिजिन हो गया ऐसे, ये लिया मैंने x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो यहाँ पे मैंने लिया p इस तरह से, एक ले लिया मैंने q और यहाँ ले लिया मैंने r। तो OP ये हो गया a वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर किसे लिखेंगे हम, a वेक्टर। OQ इसको मान लीजिए b वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, b वेक्टर। यानी एक तरह से हम देखा जाए तो ये किसी पॉइंट का क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, जिसका इनिशियल पॉइंट हम क्या लिखते हैं, ओरिजिन पे, है ना। मतलब वेक्टर क्या है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करता। यदि ये पॉइंट है तो फिर डायरेक्शन कैसे बताओगे, नहीं बता सकते ना। तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हम क्या लेते हैं, ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहता है। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, c वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका c वेक्टर। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P, Q एंड R, इनके पोजीशन वेक्टर कितने हो गए, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। अब देखिए, यदि आपके पास, सुनिए, ये 11th क्लास में पढ़ा देते हैं वैसे, x1, y1 और z1 ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये 3 डायमेंशनल है ना। और Q क्या है, x2, y2 और z2 ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। और आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर। तो यदि मुझे ये OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इस तरह से, यानी मॉड ऑफ r वेक्टर, तो लगाइए इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी सिंपली x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड दिस P पॉइंट। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस समझिए इसको। यदि कोई भी कंसेप्ट आपको 3D में समझ में नहीं आता है ना, या वेक्टर में समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल में आकर के देखेंगे। देखिए ये मैंने क्या है, 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये आपका 0,0 हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन में ये जो है, ये 2D फिगर में ये x एक्सिस को एक पैमाना यानी रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या है, जब तक लाइन, सुनिए, जब तक लाइन इस x एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड करेगी तब तक इस लाइन का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई झुकाव नहीं है, कोई एलिवेशन नहीं है, किसी तरह का कोई एंगल नहीं, यानी एंगल कितना बनेगा, 0। जब भी लाइन x एक्सिस पे कॉन्साइड करती है या लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो इस लाइन सेगमेंट का इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी तरह का कोई एलिवेशन नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को रोटेट करेंगे। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो थीटा आपका कितना आता है, पॉजिटिव कन्वेंशनली, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो थीटा आपका कितना आता है, नेगेटिव। ये कन्वेंशनली डिसाइड करेगा। अब जैसे ही मैंने इस लाइन सेगमेंट को रोटेट कर दिया, ये आपका एंगल कितना हो गया, थीटा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ देखो, इस लाइन सेगमेंट को मैं और लंबी ले जाऊं, इस लाइन को और लंबा कर दूं, छोटा कर दूं, ये एंगल तो थीटा ही रहेगा ना। मतलब इस लाइन की लेंथ पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, इस लाइन की लेंथ में कुछ भी चेंज करने से इस थीटा के अंदर कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये P पॉइंट कितना हो गया, x, y, और यहाँ कितना हो गया, m। अब जैसे ही आप इस P पॉइंट से इस x लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस x एक्सिस पे, तो दिस कोऑर्डिनेट यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0, x, 0, यानी x एक्सिस के ऊपर में इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। और इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सुनिए, मुझे क्या करना है, इस OP लाइन का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव देखना है।
अब जब तक आपके पास क्या है, यहाँ पे एंगल था, यहाँ पे लाइन कॉन्साइड करी थी, कुछ भी एंगल नहीं था। जैसे ही आपने इसको थीटा एंगल दिया, इसने एक पर्टिकुलर हाइट कवर कर ली। जब एक्स एक्सिस पे थी तब तो कोई हाइट ही नहीं थी, ओनली बेस ही था। जैसे ही आपने यहां से टी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो इंक्लिनेशन है, इसका जो झुकाव है, इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द बेस। क्योंकि लाइन इस हाइपोटेनस का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आप लोग क्या लिखते हैं 2D के अंदर, tan थीटा होता है, ये हो गया y और ये हो गया बेस, तो ये हो गया y अपॉन x। तो यहाँ थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन का, ये थीटा इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस ओपी लाइन का इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव रिप्रेजेंट करता है, जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, जिसको बोलते हैं एलिवेशन। जैसे जैसे हम लोग क्या है, बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट सरफेस पे चल रहे हैं, तब तक तो कोई एलिवेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या है, थोड़ा सा ये एलिवेशन लेते हैं, इस तरह से हम पहाड़ों पे मूव करते हैं तो हमारा एलिवेशन बढ़ता जाता है, तो ये थीटा वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, tan थीटा इस लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब क्या है, हम देखते हैं 3D में क्या होता है। सपोज ये कैपिटल X, ये ओरिजिन 0 0 0, यहाँ पे हमने ले लिया y और ये ले लिया हमने z, 3 डायमेंशनल, 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब सपोज हमने है ना, यहाँ पे देखें, इसके अंदर YZ प्लेन, ये YZ प्लेन कहलाता है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0, ये XY प्लेन है, इस XY प्लेन के अंदर Z कोऑर्डिनेट 0, यहाँ XZ कोऑर्डिनेट, ये XZ प्लेन है, इसमें Y कोऑर्डिनेट 0। अब हमने क्या एक P पॉइंट यहाँ ले लिया, ये P पॉइंट ये हवा में है, लेकिन ड्रॉ तो मैं हवा में नहीं करूंगी ना, यहाँ पे ले लिया मैंने एक P पॉइंट XYZ और इसको मिला दिया यहां से ओरिजिन से। सपोज ये OP वेक्टर, ये जो लाइन सेगमेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा। मैंने ये मान लिया OP वेक्टर जो है, ये सिंबल होता है, ये एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड अनदर लाइन, इन्वर्टेड V बनाते हैं, इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन OP लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OP लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो OP वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, OP वेक्टर का पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एंगल कितना ले लिया मैंने, बीटा मान लिया, और OP वेक्टर जो है z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, गामा। अच्छा, माइनस एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, सुनिए, यदि ये थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्वियसली कितना बनेगा, ये पाई माइनस थीटा। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, नेगेटिव जेड के साथ पाई माइनस गामा। क्लियर है। अब क्या है, सुनिए, इसको मैं 2D में समझाती हूँ क्योंकि 3D में विजुलाइज करना मुश्किल है। सपोज यहाँ पे मैंने x ले लिया और ये P पॉइंट ले लिया मैंने, और ये एंगल कितना ले लिया, अल्फा। इस OP का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, अल्फा। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनो, ये जो OP है एक्स एक्सिस के साथ, कहीं होगी एक्स एक्सिस, उसके साथ बना रही है अल्फा एंगल। ऐसे ये बोर्ड पे बनी हुई नहीं है, ये हवा में उठा हुआ है, यानी ये S से उठा है, इस तरह से उठा हुआ है ये। तो OP एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है अल्फा, y के साथ बीटा, और z के साथ कितना बनाती है, गामा। ठीक है, तो ये OP मैं 2D में समझाती हूँ। ये कितना हो गया, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x, y, ये एंगल है गया अल्फा, दिस पॉइंट, ये कितना हो गया x, 0, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x, और ये y। अब सुनो, ये OP, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव लेते हैं। 3D में ऐसा नहीं होता है, 3D में लाइन का डायरेक्शन उसी के अलोंग जाता है। डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशोज आप क्या निकालें, डायरेक्शन कोसाइंस, और फिर हम रेशोज भी देखते हैं क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ अ लाइन लाइज अलोंग ऑफ इट, इसी के अलोंग डायरेक्शन जाएगी, या तो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी। जबकि 2D में क्या होता है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना झुकाव है ये रिप्रेजेंट करता है।
टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस ओपी लाइन का एक्स एक्सिस में कितना झुकाव है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मुझे क्या है इस लाइन सेगमेंट का इस ओपी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव देखना है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे जाएगा, इसी लाइन के अलोंग जाएगा, समझे आप। तो देखिए अब इसी लाइन के अलोंग जाएगा और किसके रेस्पेक्ट में लेना है, एक्स एक्सिस में। तो हाइट का तो कोई रोल ही नहीं, तो क्या करेंगे बेस और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेनस। बेस एक्स, हाइपोटेनस कौन हो गया, हाँ ये वाला ओपी। आप चाहे तो इसको आर मान ले, लेंथ मान ले, यानी ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर का जो लेंथ है वो मैंने क्या मान लिया, आर, यानी आर वेक्टर। और ऐसे तो सिंपली मैं आर लिख सकती हूँ ना इसको, तो ये कितना हो गया आर। एंड बेस टू द हाइपोटेनस इज कॉस एल्फा, समझे। तो x मेरे पास कितना आ गया, r cos एल्फा। सिमिलरली y कितना आ जाएगा, बोलिए r cos बीटा। और z कितना हो जाएगा आपका r cos गामा। और कन्वेंशनली cos एल्फा को हम लोग नाम देते हैं l, स्मॉल l। फिर cos बीटा इज स्मॉल m एंड n क्या होता है, cos गामा। तो ये जो p पॉइंट है ये आपका कितना हो गया, l, r, m, r, n, r, समझे आप। और अगर ये आपका r वेक्टर है तो r वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, r वेक्टर दिस माइनस दिस हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन कौन रिप्रेजेंट करते हैं, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द ओपी। और ये डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यूनिक वैल्यूज होती हैं, अब एक और बात देखो, ओपी वेक्टर का मॉड, यानी ओपी सिंपली, ओपी इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी, कितना होता है लगाए हम अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यही क्या है, ये भी है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग का दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। और आर कौन है, आर कौन है बताओ, आर कौन है, हाँ आर ये, और आर कौन है, ये डिस्टेंस, यही तो है। तो ये क्या है, ये और ये दोनों इक्वल ही तो है, वही तो डिस्टेंस मानी आपने। अरे आर ही तो आपने क्या माना, ओपी, और वही तो ये है, यानी यही तो आर है। तो जब स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमें क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी एलिमेंट जो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, जिनको हम डीसीज भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये डीसीज शॉर्ट में, इनके स्क्वायर का सम कितना आएगा, 1। अब सुनो एक और बात सुनिए, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है डीसीज, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। और किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए एलिमेंट, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, इनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। तो ये उन लाइन सेगमेंट का क्या है, डीसी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या कहा अभी कि ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये फ्रैक्शनल। अच्छा, किसी भी एल का वैल्यू यानी कॉस एल्फा का वैल्यू 0.097328 हो सकता है, क्योंकि कॉस एल्फा रिप्रेजेंट करता है -1 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज इतनी हो सकती है ना। अल्फा बीटा गामा कितना होता है, 0 से पाई के बीच में रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो ये हो सकता है। अब इनके साथ कैलकुलेशन करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा एक और देखो, ये है, समझिए, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, एलिमेंट जो है आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये फ्रैक्शनल होती है। तो हम क्या करते हैं कि ए बी सी एक 3 वैल्यूज इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट ए बी एंड सी आर, और इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशूज, रेशूज प्रपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। और चूंकि ये रेशूज होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं डीआर्स। तो ये क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो 3 वैल्यूज हम ऐसे लेते हैं, L बाई ए, M बाई बी और N बाई सी इक्वल टू लैम्डा। देखो वही हो गया ना, L इक्वल टू ए लैम्डा, तो L इज प्रोपोर्शनल टू ए।
या A इज प्रोपोर्शनल टू L, कुछ भी कह दो, M इज प्रोपोर्शनल टू B, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, मतलब मैंने ऐसे लिखा A इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा, A इक्वल टू L बाई लैम्डा, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, तो L बाई A इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा, है ना। अच्छा मुझे पता है L कितना हो गया, A लैम्डा, M इज B लैम्डा, N कितना हो गया, C लैम्डा, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1, यानी क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना हो गया, 1। और कभी कभार इसको देखो एक रिलेशन ऐसे भी लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, तो इट गिव्स यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, कितना मिलेगा मेरे पास, ये 2। अच्छा L स्क्वायर कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से लैम्डा कितना आ गया, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो L कितना आ गया, A लैम्डा है ना, लैम्डा ये रहा, तो प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। M कितना हो गया, प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड सिमिलरली N प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो रेशियोज होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, यानी किसी लाइन का डायरेक्शन क्या है, 1 1 1 है, तो उसका डायरेक्शन देखो, यदि किसी का डायरेक्शन 1 1 1 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, एलिमेंट का वैल्यू 1 1 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो स्क्वायर का सम है वो 1 बनता ही नहीं है, तो 3 बनता है, तो मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है, जैसे 1 कितना लेना है आपको, है ना, जैसे आपने 1/√2 लिया, है ना, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1/2, है ना, और फिर एक आपने कितना ले लिया, 1/2। अब आप तीसरे में कंफ्यूज हो, तो ये L हो गया आपका, ये M हो गया, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस N स्क्वायर कितना हो गया, 1, तो N स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, तो ये कितना ले लेंगे आप, 1/2, नहीं देखो कितना हो गया, ये 3/4 ये कितना हो गया, और यहाँ कितना हो गया, है ना, इनके स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए, तो ठीक है ना, 1/4 1/4 1/2 1/2 और 1/2 1, तो ये एलिमेंट है क्योंकि इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 1 1 एलिमेंट ना होकर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। हमने क्या किया, क्योंकि एलिमेंट फ्रैक्शनल थी, तो हमने किसी एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, A को जैसे आप ऐसे मान लो, A इक्वल्स टू क्या किया आपने, या म्यू ले लो, म्यू L ले लो, B इक्वल्स टू म्यू M ले लो, और C इक्वल्स टू कितना ले लो, म्यू N ले लो। तो आपने कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपके ये जो एलिमेंट फ्रैक्शनल थे उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर के कितने हो गए। जैसे समझिए किसी का डायरेक्शन जो है, किसी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन ये है, कुछ भी ले लो अभी, है ना, मुझे नहीं पता कि इनका स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, ये ऐसे है 1/2 है, या वो ही ले लो जो आपने लिखा था 1/2 1/2 और यहाँ लिखा था आपने 1/√2, तो ये फ्रैक्शनल है फ्रैक्शनल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, √2 1 और 1। तो बजाय इनके साथ डीलिंग करने से बेटर क्या है, इनके साथ डील कर लो आप। अच्छा आप इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये तो डीआर्स हैं, यानी रेशूज हैं। जैसे आप लिखते हो 1/2, तो 1/2 की जगह आप 2/4 भी लिख सकते हो, 3/6 भी लिख सकते हो, 9/18 भी लिख सकते हो, 6/12 भी लिख सकते हैं। तो रेशूज अटेंड द इनफाइनाइट वैल्यूज। 1/1 क्या है, इसमें धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि बेसिकली होते क्या है ना। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग कितना झुकाव होता है, यानी ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ओपी लाइन सेगमेंट है, ओरिजिन तो क्या है
तीन XYZ ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं, ये एक्सिस हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। P कहाँ है? हवा में। तो ये जो OP है ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना झुका हुआ है? अल्फा। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना झुका हुआ है? बीटा। और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में गामा है ना। तो ये एलिमेंट जो है यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनका झुकाव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे थीटा है, थीटा तो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो झुकाव है यानी इसका जो स्लोप है वो तो क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ टेन ना लेकर के हम क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या है यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर का रोल नहीं है, यहाँ हाइपोटेनस का बेस के रेस्पेक्ट में। तो बेस और हाइपोटेनस आर कनेक्टेड बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस। अब कोसाइंस जो होते हैं ना ये फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं, ये अटेंड करते हैं -1 से 1 के बीच में अपनी रेंज देते हैं, तो डिफिकल्टी होती है इनके साथ कैलकुलेशन करने में, इसलिए हमने रेशियो रिप्रेजेंट कर दिए, है ना। तो समझ में आ गया डायरेक्शंस, कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, इनके स्क्वायर का सम 1 होता है। लेकिन सुनो, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता, ये कहीं से भी नहीं निकाला मैंने। एलिमेंट के स्क्वायर का जो सम होता है ना वो 1 है, लेकिन इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले नल वेक्टर। नल वेक्टर इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो देखो आप, अ वेक्टर whose initial and terminal यानी फाइनल पॉइंट, a vector whose initial and terminal point are coincide, है ना। मतलब जैसे हम लोग वेक्टर कैसे लेते हैं, ऐसे A to B, तो A उसका इनिशियल पॉइंट, B इसका टर्मिनल पॉइंट, तो A भी लेंथ हो गया। अब A और B को आप क्या कर दो? कॉन्साइड कर दो, ऐसे AA वेक्टर या फिर आप BB वेक्टर। तो कहने का मतलब a vector whose initial and terminal point coincide, that is whose magnitude, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यानी लेंथ, whose magnitude is 0। मैग्नीट्यूड 0 हो गया क्योंकि तुमने इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को कॉन्साइड कर दिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। तो लेंथ ऑफ AA वेक्टर और BB वेक्टर कितनी हो गई? 0। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो एक पॉइंट ही रिप्रेजेंट करेगा। लाइन सेगमेंट तो तुमने इसके बीच की डिस्टेंस खत्म कर दी, इसको इधर से पकड़ो, इसको इधर से पकड़ो और ऐसे मिला दो, तो दोनों कंसाइड कर दी, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसका क्या है? इसका कोई डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या? तो हम लोग है ना कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं दे सकते। वी कैन नॉट असाइन a definite direction to it, any direction can be taken arbitrary, आप अपनी इच्छा से ले लो, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। सेकेंड, यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चलता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1 unit, and direction is same as that of given vector। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो है ना, यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड में इसका हमेशा कितना है? फिक्स 1 यूनिट होगा। और ये क्या है? सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। यूनिट वेक्टर हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया? देखो, जैसे नल वेक्टर का क्या यूज है, यदि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाए तो नल वेक्टर का रोल प्ले करेंगे। उसी तरह से यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका 1 यूनिट है। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका डायरेक्शन ना गिवन वेक्टर के अलोंग ही हो। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये A वेक्टर, तो मुझे अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना होगा? डिवाइड।
समझे आप। और फिर जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ऐसे लिखते हैं, रीड ए कैप। सो ए कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 1, मैग्नीट्यूड यानी ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम एज ऑफ ए वेक्टर, सेम रहे। अब समझिए, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कैपिटल एक्स, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है ना वो होता है आई कैप। वाई का कितना लेते हैं बताओ, जे कैप, और इसका कितने लेते हैं हम लोग, जेड, है ना, जेड एक्सिस का कितना लेते हैं, के कैप। यानी ये ओ है यहां ए, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट हो जाएगी, है ना। इसको मैंने माना बी, इसको मैंने मान लिया सी, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 1, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा क्या है, इसका कितना लिखेंगे हम लोग, ये कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो क्या लिखूंगी बताओ, इसका वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 1 और 0, ये कितना हो जाएगा 1 0 0, और वो कितना हो जाएगा 0 0 1। तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, कितना है 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जे कैप या फिर आई कैप और के कैप, इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be co-initial vectors when they have same initial point। बोलो समझ में आ, जैसे कि देखिए ये ऐसे ले। अच्छा एक और बात मुझे बतानी कि हम जितना भी इसमें वेक्टर्स में पढ़ते हैं ना जो हमारे सिलेबस में, वो सारे फिक्स वेक्टर, ये क्या है, फ्री वेक्टर्स हैं। दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है फ्री वेक्टर्स और एक होता है लोकलाइज यानी पर्टिकुलर फिक्स वेक्टर्स, आप उनको मूव नहीं करा सकते। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ना ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको यहां से पकड़ करके यहां से पकड़ करके यूं मिला सकती हूँ, यानी फ्री वेक्टर्स हैं, समझे। जैसे मान लो ये वेक्टर्स है इस तरह से और ये दूसरा वेक्टर्स है, ये दूसरा वेक्टर्स है, तो मेरे लिए क्या है, यदि ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको इक्वल वेक्टर कर दूं तो जो रोल ये काम कर रहा है, जो ये काम कर रहा है वही ये काम करेगा। आप समझे, मतलब जरूरी नहीं कि उसको मैं यही ड्रॉ करूं। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो आप इसको पकड़ करके ऐसे ले लो, है ना। जैसे मान लीजिए आपने ये पैरेललोग्राम बना, ये पैरेललोग्राम बना, तो जैसा ये रोल प्ले कर रहा है वैसे ये रोल प्ले कर रहा है ना। और आपने ऐसा डायरेक्शन दे दिया ओ ए बी और ये सी, तो कोई इनिशियल ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये कौन हो गया बी वेक्टर, ये कैसे वेक्टर्स हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। तो यदि मैंने इस तरह से बनाए वेक्टर, सुनिए, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हो गए, को इनिशियल, क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट सेम है। तो टू एंड मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स व्हेन दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। तो ये को इनिशियल है। अच्छा ये को इनिशियल है क्या, ए वेक्टर और ये वाले, ये सी, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो ये वाला को इनिशियल है क्या, नहीं, ये को इनिशियल नहीं है। ये यहां से ये वाला और ये वाला ये है, ये वाला वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को इनिशियल है, को इनिशियल है, ठीक है। अच्छा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर को इनिशियल है, नहीं, नॉट, ये को इनिशियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स। तो टू और more than two vectors are collinear if, बोलो, if they are parallel to same line segment, same line, irrespective of
irrespective of their magnitude and direction। क्या मतलब है, देखो ये है, ये A और B और यहां से ले लिया मैंने C, तो AB और BC कैसे हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स एक ही बात है ये ना, जैसे ये, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये A to B ऐसे जा रहा हो, ये सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो B से लेकर के C को भी 2 सेंटीमीटर होना पड़े, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, ये ऐसे भी जा सकता है। अच्छा ये एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो हम भी इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर या पैरेलल, एक ही बात होती है ना। तो ये इसका यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है। अच्छा क्या है कि इसका सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको लाइक वेक्टर। जैसे समझिए ये इस तरह से मैंने लिया, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, ये बी वेक्टर है। तो यदि दो वेक्टर्स पैरेलल एंड कोलिनियर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर, यदि पैरेलल एंड कोलिनियर है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे रिलेशन लिखते हैं इसमें, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जहां लैम्डा कौन है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा अगर ये लैम्डा पॉजिटिव है, ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा आपका अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इनको बोलेंगे दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, लाइक वेक्टर्स। और अगर आपका लैम्डा लेस देन 0 है तो हम इनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। यानी अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनको लाइक वेक्टर्स बोलेंगे, यानी, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये दो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, लाइक वेक्टर्स, और ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, और बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर्स। तो यदि ये पैरेलल है या कोलिनियर है तो ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो देखो अब तुम समझो ना, ये तो ऑब्वियस बात है, जैसे कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लैम्डा पॉजिटिव है, जैसा डायरेक्शन इसका है वैसे ही डायरेक्शन इसका है। अपोजिट में जा रहे हैं तो लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा, और कोई ना कोई किसी का मल्टीपल है ना, तो इसकी कंडीशन हम बाद में निकालेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर, सेकंड यूनिट वेक्टर, थर्ड को इनिशियल वेक्टर, फोर्थ क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर, फिर क्या आता है इक्वल वेक्टर। आप ये नोट कर लो।